नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 11वीं कड़ी की चर्चा में हम शामिल हो रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो 12 कड़ी किया उसमें 11वीं और 12वीं कड़ी इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ से हम लोगों ने ये शुरू किया था कि गांव सरकार के लिए आंदोलन कैसे किया जाए, क्योंकि ये हम लोग का निष्कर्ष था कि बिना आंदोलन किए हुए गांव सरकार नहीं बन सकती है, क्योंकि राजनीतिक लोग या नेता लोग का उनकी कोई रुचि गांव सरकार बनाने में नहीं है। लेकिन इस कड़ी में हम लोग यही बता रहे हैं कि आंदोलन मैं कोई नहीं बताऊंगा कि यहाँ से मैं बता दूं आपको कि इस तरीके से हम आंदोलन करिए, बल्कि मैं ये बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि देश में महापुरुषों ने अपने जो मुद्दे उठाए या देश की आज़ादी के लिए या अन्य किसी तरह से सामाजिक आंदोलनों के लिए, तो उन लोगों ने कैसे आंदोलन किए और कैसे सफलता प्राप्त की, ताकि उनके आंदोलनों से आप सीख सकें और उन आंदोलनों से खुद अपना एक रास्ता बनाएं कि आप कौन सा आंदोलन आपको बेहतर लगे और उस आंदोलन के रास्ते को अख्तियार करके आप भी अपने गांव में गांव सरकार बनाने के लिए आंदोलन के रास्ते पे चल पड़े। तो ये हम लोगों की कोशिश है। तो मैं कोई बता नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको बताते जा रहा हूँ कि कैसे कैसे लोगों ने आंदोलन किया। देखिए, देश की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा आंदोलन गांधी जी ने किया था, देश के गुलामी से मुक्त कराने के लिए। तो गांधी जी का पूरा आंदोलन जो है गुलामी से भारत को मुक्त कराने के लिए था। उसके बाद मैंने पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आंदोलन के बारे में बताया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का अधिकार दिलाने के लिए जबरदस्त आंदोलन किए, और वो मैं पिछले परिचर्चा में आपसे बता चुका हूँ कि किस तरह से पटेल ने आंदोलन किया, किसानों की तरह जागृत किया और सफलता पाई। आज हम अंबेडकर की चर्चा करेंगे, और अंबेडकर ने दलितों को अधिकार दिलाने के लिए कैसे आंदोलन चलाया, ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अंबेडकर, देखिए एक बात समझ लीजिए कि अंबेडकर ने देश की आज़ादी के लिए आंदोलन नहीं चलाया, क्योंकि उसमें गांधी जी, पटेल और बहुत सारे नेता देश की आज़ादी के लिए चला रहे थे। अंबेडकर ने दलितों की जो स्थिति थी समाज में, उनको एक तरह से आज़ाद कराने के लिए, एक तरह से वो भी गुलाम थे, उसमें सामाजिक स्थिति हमारे देश की ऐसी बन चुकी थी कि दलितों को एक बड़ा उपेक्षित समाज उनका हमने कर दिया था, उनको एक बड़ी उपेक्षा के शिकार हुए थे। तो इसलिए उन्होंने एक समाज में कैसे दलितों के अधिकार को दिलाया जा सके और उनको भी और लोगों के बराबरी में खड़ा किया जा सके, सारे अधिकार उनको भी वैसे मिल सकें, इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। एक सामाजिक आंदोलन था और दलितों के अधिकार दिलाने का आंदोलन था। ये उनका एक अम्बेडकर ने किया। लेकिन ये इससे मत आंकिए कि इनका आंदोलन किसी तरह से उस आज़ादी के लड़ाई के लिए जो आंदोलन चल रहे थे उससे किसी मामले में कम था, क्योंकि अम्बेडकर का यही कहना था कि अगर देश आज़ाद हो भी जाए और दलितों को बहुत बड़ी संख्या है, दलितों की संख्या है देश में, अगर हम इनको सामाजिक रूप से इनको समाज के अन्य लोगों के बराबर इनको हम खड़ा नहीं कर पाएंगे तो उस आज़ादी का फ़ायदा ही क्या मिलेगा। तो इसलिए अम्बेडकर की ये जो आंदोलन था उसको भी एक आज़ादी के आंदोलन से किसी तरह से कम नहीं आंका जाता है, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन अम्बेडकर ने चलाया। अब अम्बेडकर ने कैसे आंदोलन चलाया, उसके आने के पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में अम्बेडकर के जीवन के बारे में बताना जरूरी समझता हूँ, ताकि युवा पीढ़ी जान जाए कि अम्बेडकर का जीवन कैसे, साधारण जीवन से कैसे उन्होंने ये सारे महत्वपूर्ण कार्य करने में सफलता पाई। तो अम्बेडकर या 1891 में उनका जन्म हुआ था, और एक महार जात का जो अछूत जात उस समय थी, उस जात में उनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश से उनके परिवार के लोग फिर महाराष्ट्र चले गए, और महाराष्ट्र में उनकी पढ़ाई हुई। वहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास किया। फिर मैट्रिक पास करना, इतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि वो बीए कर सकें, तो बीए पास करने के लिए उसमें बड़ोदरा के जो नरेश थे उनको उन्होंने स्कॉलरशिप दिया, बीए की पढ़ाई किया उन्होंने। फिर बीए की पढ़ाई करने के बाद उनको बड़ोदरा नरेश ने अमेरिका में एमए की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दिया। तो वो एमए की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए, स्कॉलरशिप से पढ़ाई किया, वहाँ से एमए करके वो 1912 में
अमेरिका से गए और उन्हें 12 से 15 तक उन्होंने अमेरिका में पोस्ट ग्रेजुएशन किया अमेरिका से, कोलंबिया विश्वविद्यालय से। तो वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद चले आए भारत, क्योंकि उसके बाद कुछ दिन बड़ौदा नरेश की नौकरी की, लेकिन नौकरी के दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें आई, छुआछूत की समस्या आ रही थी। इनके आदेश को उन्होंने अच्छे पद पर रखा, बड़ौदा नरेश ने उनको अपना सचिव बनाया, डिफेंस सचिव। लेकिन उस सचिव पद पर होने के बावजूद, महत्वपूर्ण पद होने के बाद भी छुआछूत और दलित जात होने का उनका नुकसान उठाना पड़ा। तो वहाँ से वो उन्होंने फिर स्वतंत्र रूप से नौकरी छोड़ के स्वतंत्र जीवन रूप से देश में काम करना चाहा। वकालत किया, फिर इसकी वकालत शुरू किया उन्होंने। इस बीच में उन्होंने और भी पढ़ाई कर ली, फिर जाके उन्होंने लंदन से बैरिस्ट्री कर ली। बैरिस्ट्री करने के बाद वहाँ से उन्होंने लंदन स्कूल, बहुत मशहूर इकोनॉमिक्स का स्कूल, वहाँ से अर्थशास्त्र में उन्होंने PhD किया, वहाँ से पढ़ाई की। तो काफ़ी शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब भारत में उन्होंने अपने लिए वकालत और बैरिस्ट्री और शिक्षा का काम में लगे। लेकिन ये सारी चीज़ों करने के साथ साथ उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो दलितों की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि इस पूरे दौर में उनको महसूस हुआ कि दलितों की जो समस्या है इतना आसान नहीं है ये। और ये जो हमारे देश की वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में जो जात प्रथा में कुरीतियों में फंस चुकी है, जात व्यवस्था की कुरीतियों में फंस चुकी है, जिसमें कि दलितों का एक ऐसा, या ये ऐसे कहिए कि शूद्रों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जो भारी संख्या में है, लेकिन उनको न शिक्षा का अधिकार है, न किस बराबरी का अधिकार है, न उनको नौकरियों में और न व्यवस्था में या प्रशासन चलाने में उनका कोई भागीदारी है। तो ये सारी बातें उनको उधर पुधर करती थी। तो इसलिए उन्होंने इन शूद्रों के मामले को आगे बढ़ाने के लिए सोचा। अब ये यहीं से शुरू होता है कि अम्बेडकर, आप ये भी जान लीजिए, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि अम्बेडकर सीधे आंदोलन में नहीं आ गए। इससे पहले उन्होंने बॉम्बे महाराष्ट्र की जो असेंबली विधान परिषद था, उसमें वो उसके सदस्य 1925 बने। फिर वहाँ से 25 से लेके 35 तक वो विधान परिषद के सदस्य रहे। फिर 35 से लेके 42 तक वहाँ विधानसभा के सदस्य रहे। और फिर सबसे बड़ा जो उच्च पद था उस ज़माने में वायसराय के मंत्रिमंडल में, वो 42 से और 45 तक वायसराय के मंत्रिमंडल के पद पर भी रहे, जो कि सबसे बहुत ऊंचा पद था उस ज़माने में। और ख़ास करके एक दलित होने के नाते इस पद को प्राप्त करना, एक तरह से कोई इसके पहले नहीं प्राप्त किया था। अम्बेडकर ने उस पद को अंग्रेज़ों से वायसराय के साथ का, जैसे आज प्रधानमंत्री उनका मंत्रिमंडल है, उसी तरह समझ लें वायसराय का एक मंत्रिमंडल होता था। उसमें वो श्रम मंत्री के रूप में 4 साल तक उन्होंने काम किया। तो फिर अम्बेडकर देश आज़ाद हुआ तो पहले 1947 में जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, और उस कानून मंत्री के साथ वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो संविधान निर्माण समिति जो बनी संविधान को निर्माण करने की, उस निर्माण समिति के अध्यक्ष बने। और इस अध्यक्ष बनने के नाते संविधान के निर्माण में उनका सर्वाधिक योगदान है। और लोगों का भी योगदान है, बहुतों का योगदान है, लेकिन सर्वाधिक योगदान क्योंकि उसके अध्यक्ष थे ये और कमेटी के, तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के, मतलब संविधान निर्माण कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान संविधान में किया। तो उसके बाद वो कानून मंत्री रहे। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अम्बेडकर, देखिए ये इत्तेफाक की बात है कि जिस लोकतंत्र की स्थापना अम्बेडकर ने संविधान में किया, और जिसमें इलेक्शन प्रोसेस की जनता द्वारा चुन के लोग MP और MLA बनेंगे, उसका पहला ही चुनाव 1952 में हुआ। और 52 में अम्बेडकर जब चुनाव लड़े तो इतना विद्वान, इतना बड़ा सामाजिक क्रांतिकारी होते हुए भी सन 52 के पहले चुनाव में अम्बेडकर को चुनाव में हारना पड़ा, पहला ही लोकसभा का चुनाव। तो अब ये स्वतंत्र भारत में पहले लोकसभा के चुनाव में उनको हारना पड़ा। ये इस संविधान में जो चुनाव प्रणाली है उसकी खामियों को आप कभी मैं अन्य संदर्भ में चर्चा करूँगा कि ये चुनाव प्रणाली कितना अपने आप में ये खामी से भरा हुआ है कि अम्बेडकर जैसे विद्वान को भी इस चुनाव व्यवस्था में
उनको चुनाव में, पहले चुनाव में हारना पड़ा, जिस व्यवस्था को उन्होंने खुद ही देने में सबसे सर्वाधिक योगदान किया था। खैर कोई बात नहीं थी, हार गए, लेकिन उनको राज्यसभा में ले गए लोग। फिर राज्यसभा में 52 के बाद राज्यसभा में रहे। फिर वहाँ से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने उसमें किए, बहुत से कानून लाए। हिंदू कोड बिल जैसे चाहते थे कि हिंदू कोड बिल लाके हिंदू समाज में जो तमाम विकृतियाँ फैली हुई हैं उसको कानून से ठीक कर दें। उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने इस्तीफा देके, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके वो चले गए और उसके 54 में उनका त्यागभाषण हो गया। तो एक अम्बेडकर का ये संक्षिप्त जीवन वितरण रहा। वैसे तो उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन ये संक्षिप्त वितरण से है जानने के लिए कि आज की पीढ़ी समझ ले कि एक साधारण महर परिवार में पैदा हुआ आदमी कैसे सफलता पाई। शिक्षा से, संघर्ष से वो यहाँ पहुँचे। और अम्बेडकर बहुत बात कहा करते थे कि देखिए, शिक्षा, एकता और संघर्ष से हम बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो वो अम्बेडकर की संक्षिप्त जीवनी आपके सामने थी। अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि अम्बेडकर ने कौन कौन से आंदोलन चलाए और कैसे चलाए, ये जानने के बाद बहुत ही दिलचस्प है। अब जब अम्बेडकर पहला जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया वो 1927 में किया, और वो आंदोलन क्या था कि मनुस्मृति को दहन करने। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि आप इस कानून को, जो पंचायती राज अधिनियम के 15 है, धारा 15 है, इसका आप दहन करिए, जलाइए। उन्होंने मनुस्मृति को जलाने का पहला आंदोलन शुरू किया। अब आप मनुस्मृति के बारे में जान लीजिए। मनुस्मृति क्या थी? मनुस्मृति वह पुस्तक है और जिसको कि हिंदू समाज उसको मानता है। अब तो नहीं मानता, अब तो संविधान आ गया, अब तो कोई भूल के जाइए कि अब मनुस्मृति का कोई संदर्भ अब किसी तरह से उसकी उपयोगिता रह गई है। लेकिन संविधान के बाद तो सारे ही इस तरह की चीज़ें आप खत्म हो गई। अब तो जो भी व्यवस्था चलेगी संविधान से ही चलेगी। लेकिन मनुस्मृति वो पुस्तक थी जिसको हिंदू लोग मानते थे, और उस पुस्तक में जाति व्यवस्था के आधार पर समाज को बांटा गया था। अब वो जाति व्यवस्था के आधार पर समाज को बांट कर उनके साथ कैसा व्यवहार, हर जात के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए था, ये व्यवस्था उसमें दी गई। उस कानून में, उस मनुस्मृति में जो व्यवस्था थी उसके हिसाब से ब्राह्मणों को कुछ और दंड, क्षत्रियों को कोई और दंड, वैश्यों के लिए कुछ और दंड, शूद्रों के लिए और दंड, और इस तरह से बहुत सारे, स्त्रियों के लिए बहुत कुछ और अन्य दंड। तो ये बहुत जो भेदभाव की जो स्थिति मनुस्मृति ने दी वही समाज में फैला। तो ये जो समाज में फैला भेदभाव की स्मृतियाँ है, तो ये अम्बेडकर ने कहा कि ये जो भेदभाव है या छूत अछूत की जो इस तरह से विस्तार हुआ, को भेदभाव आगे चल के ऐसा हुआ कि शूद्रों को अछूत मानने लगे लोग। ये अजीब बात थी कि देखिए कि ये मनुस्मृति ने कैसे लोगों ने बाद में दुरुपयोग किया, तो नाते ही हुआ, क्योंकि ये मनुस्मृति का ऐसा उद्देश्य नहीं रहा होगा। लेकिन ऐसा मनुस्मृति का प्रभाव जरूर पड़ा कि आप एक तरह से शूद्रों को हिंदू भी मानते हैं कि वो भी हिंदुओं के अंग हैं, और दूसरे तरफ से आप हिंदू को अछूत मानते हैं कि शूद्र अछूत हैं। ये कैसे आपस में विरोधाभास है? वो हिंदू भी हैं और लेकिन अछूत हैं। वो कैसे कोई हिंदू वो हो सकता है जो अछूत होता है? तो ये विरोधाभास समय के साथ पैदा हो गया। इस तरह से बहुत सारे मनुस्मृति के जो भेदभाव का उन्होंने अवधारणा रखी, उसका ये दुष्परिणाम हुआ कि उस भेदभाव की अवधारणा को लेकर लोग यहाँ तक पहुँच गए कि अपने ही धर्म के लोगों में छूत और अछूत का अवधारणा स्थापित कर दिया लोगों ने। तो ये उसके विकृत स्वरूप समाज के सामने है। तो अम्बेडकर ने ये सोचा कि ये जो मनुस्मृति है यही भेदभाव का मूल कारण है। तो पहले हम मूल पे ही हमला करें, और उस मूल पे हमला करने के लिए अम्बेडकर ने मनुस्मृति को 1927 में, उस समय वो विधान परिषद के सदस्य भी थे, तो अपने दलितों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा, और एक बात उस समय उन्होंने कहा अपने जलाने के पहले, जो दहन करने के पहले, उसको मनुस्मृति दहन के नाम से मशहूर है। 25 दिसंबर को होता है। 25 दिसंबर 1927 को दहन हुआ था, और हर 25 दिसंबर को अभी भी अम्बेडकर के
कुछ जानने वाले लोग, उनके फॉलोअर उनको अभी दहन करते हैं मनुस्मृति का, लेकिन अब उस दहन का कोई उपयोग नहीं है। वो एक तरह से मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दृष्टिकोण से करते हैं, क्योंकि अब संविधान आ गया, तो अब जो भी आपका अधिकार की लड़ाई लड़नी है वो संविधान के अंतर्गत लड़ना चाहिए, और उसके लिए संविधान के अंतर्गत लड़ने के लिए आपको न्यायालय, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और तमाम व्यवस्थाएं दी गई। तो ये जो उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सबको जानने की जरूरत है कि हम जब पैदा एक जैसे होते हैं और मरते एक जैसे हैं, तो बीच में ये कौन सी सामाजिक व्यवस्था आप ने पैदा कर दी है जिसमें कि भेदभाव और ये छुआछूत की ये जो अवधारणा आपने कर दी है, ये तो बहुत ही न तो ये वैज्ञानिक है और न ये न्यायपूर्ण है और न इसका कोई उद्देश्य है। ये जो किसी की एक बहुत बड़े समाज को आप अपने से अलग कर दीजिए और इसलिए कहिए कि हम अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, तो किसी तरह से उसका औचित्य साबित नहीं होता है। तो लेकिन अम्बेडकर ने वो जलाया, और मनुस्मृति की जो जलाने के बाद ये हुआ कि अम्बेडकर को ये लोगों ने समझा कि ये अम्बेडकर जो है मनुस्मृति को इसलिए जला रहे हैं कि वो ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं या एक समाज ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वो ब्राह्मणों के खिलाफ। ऐसा नहीं था। अम्बेडकर हमें बार बार देखिए पूरे हम बताएंगे आपको कि अम्बेडकर कोई ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे। ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों रहते तो वो बाद में अंत में जाके उन्होंने जिस महिला से शादी की वो ब्राह्मणी से शादी की, दूसरी पत्नी पहली मर गई तो दूसरी पत्नी से उन्होंने शादी किया, तो वो ब्राह्मण थी। ब्राह्मण का विरोधी था वो। ये जो मनुस्मृति का जो भेदभाव करने वाली जो व्यवस्था थी उसको कहते थे कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम भी चाहेंगे कि हम सब बराबर हैं, हम हिंदू हैं, हम सब बराबर हैं और बराबरी में सब एक दूसरे के साथ व्यवहार होना चाहिए। तो उस व्यवस्था का वो चुनौती दे देते। लेकिन अब होता जैसा है कि किसी व्यवस्था को आप चुनौती दीजिए तो उस व्यवस्था से जो लोग लाभ उठाते रहते हैं, कोई भी व्यवस्था हो, किसी भी व्यवस्था से रोज आप देखते हैं कि किसी व्यवस्था को जिससे लोग लाभ उठा से, राजनीतिक है, जो एक बार सत्ता पहुंच जाता है वो समझता है कि बस उसी किसी तरह ताम झाम साम दंड भेद से सत्ता में बने रहे। तो किसी भी व्यवस्था से कुछ लोग जब उसका फायदा उठाने लगते हैं, उसका कोई भी विरोध करेगा तो कहेंगे ये मेरा विरोधी है। तो ये अम्बेडकर को झेलना पड़ा। उनको लगा कि ये ब्राह्मण विरोधी हैं और ब्राह्मणों की चाहते नहीं हैं, और ब्राह्मण उनके खिलाफ भी होते गए, और बहुत सारे जो और वर्ग के लोग हैं जिस व्यवस्था को चुनौती देते थे उनके खिलाफ होते। तो ये अम्बेडकर को मनुस्मृति के खालों जड़ को, भेदभाव के, जो हिंदू समाज के भेदभाव की जड़ था उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, और दहन करने के लिए एक तरह से उन्होंने पूरे देश को संदेश दिया कि दलितों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। अब दूसरा उनका आंदोलन था वो पानी पीने का आंदोलन था। आप ये कल्पना करिए कि एक जिसको बोलते हैं महाड़ आंदोलन, महाड़ एक क्षेत्र है, वो भी महाराष्ट्र में है। ये भी पहले जो मनुस्मृति उन्होंने जलाई, ये भी महाराष्ट्र क्षेत्र में, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र ही था, तो महाराष्ट्र में जलाया। ये जो महाड़ है, एक महाराष्ट्र में महाड़ क्षेत्र है, वहाँ उन्होंने ये आंदोलन, ये व्यवस्था बनी सरकार की। देखिए ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि पानी पीने के लिए जल, मतलब पानी तो ये जल और हवा, वायु, धरती, पृथ्वी, ये तो कोई प्रकृति की चीज़ है, इसमें आप कैसे भेदभाव कर सकते हैं। तालाब में जो सार्वजनिक तालाब थे वहाँ सवर्ण लोग जहाँ पानी पीते थे, इन लोगों ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि यहाँ से दलित लोग पानी नहीं पिए। अब ये समझ में उस समय होता था किस तरह से कैसी सामाजिक विकृतियाँ हैं। इसको आप किसी पूरे व्यवस्था, पूरे समाज को मत जोड़िए। सामाजिक विकृतियों में कुछ लोग जो है, कुछ विकृतियाँ फैल जाती हैं और कुछ लोग उसके पोषक बन जाते हैं। इसे पूरी मानवता को आप दोष नहीं दे सकते। तो सामाजिक विकृतियाँ कुछ लोग उसको पैदा करते हैं और फिर उसका पोषण करने लगते हैं, वो सामाजिक विकृति बन जाती है। फिर डर के मारे लोग उस व्यवस्था को अपने को उसका आवाज़ नहीं पता। अब वहाँ उस पोखरे से सिर्फ बड़ी जात के लोग, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये जो सवर्ण जातियाँ कहिए, जो हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं कि सवर्ण जातियाँ, मतलब 3 वर्णों के लोग, 3 वर्णों के लोग पीते थे, और दलितों को उन्होंने कहा, शूद्रों कहा कि शूद्र लोग इसमें से पानी नहीं पिएंगे। उसमें ब्रिटिश सरकार ने 1922-23 में एक कानून बनाया कि नहीं, किसी भी तालाब से पानी पीने के लिए
किसी भी सार्वजनिक स्थान से पानी पीने के लिए आप भेदभाव नहीं कर सकते, उन्हें किसी को रोक सकते हैं, कानून बना। अम्बेडकर कहना था कि जब अधिकार सबको मिल गया है तब ये लोग पानी पीने से क्यों रोकते हैं। फिर लोगों ने कहा कि उनके अनुयायी ने बताया कि इसलिए रोकते हैं कि वो इतने डरे हुए हैं कि अगर वो पानी पीने जाएंगे तो सबल लोग उनके खिलाफ, ताकतवर लोग हैं, वो हिंसात्मक कार्रवाई करेंगे, उनको उनके खिलाफ बहुत डर के मारे वो करते नहीं। ये जो डर था उनके अंदर, उस डर को के नाते वो पानी पीने नहीं जाते थे। कानून था उनके पक्ष में, सरकार का कानून था। अम्बेडकर ने कहा कि ये तो अधिकार जो हमको मिला हुआ है, उस अधिकार को तो मुझे जमीनी हकीकत में बदलना है। जैसे हम आज कह रहे हैं, आज हम आपसे ही कह रहे हैं ना कि आपको गांव की सरकार चलाने का अधिकार संविधान ने दे रखा है, लेकिन जमीनी देखिए सरकारों ने या नेताओं ने उस अधिकार को, अधिकारियों ने उस अधिकार से आपको छीन के गुलाम बना रखा है। तो अब इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे तभी तो ये अधिकार आपको वास्तव में मिलेंगे, नहीं तो ये अधिकार हम किताब में रह जाएगा। 1923 में ब्रिटिश सरकार ने उनको अधिकार दे दिया, लेकिन वहाँ के समाज, वहाँ के लोगों ने, क्षेत्र सामाजिक लोगों ने वो दलितों को अधिकार का उपयोग करने नहीं दे रहे थे। तो नहीं दे रहे थे, इसलिए अम्बेडकर ने सोचा कि इस अधिकार को हम किस तरह से ये लोगों को धरातल पर उतारेंगे, इसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। अब वो महाड़ में गए और उन्होंने भाषण भी दिए, अपना लोगों, अपने बहुत लोग जुटे और फिर काफ़ी लोग जाके उस तालाब में एक साथ, अम्बेडकर ने उन सबके साथ जाके तालाब में पानी पिया। अब ये तालाब में पानी पीना एक आपको लगता है बहुत सहज चीज़ है, लेकिन जैसे देखिए ये उतना ही क्रांतिकारी है जैसा कि गांधी जी का नमक आंदोलन, जाके गांधी जी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ चुनौती दी, कानून की चुनौती दी, और गांधी जी ने कहा कि हम कानून, आप हम नमक बनाने के लिए हमारा अधिकार है, हम बनाएंगे। और अम्बेडकर ने उसी तरह से कि जब हमें अधिकार है पानी पीने का तो आप नहीं रोक सकते। अम्बेडकर इतना क्रांतिकारी ये कदम है, इसको आप लगता है कि बहुत महान आंदोलन, आपको लगेगा कि बहुत ये तो कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं, ये बहुत ही क्रांतिकारी है। और उस समय के परिस्थितियों को आप समझ नहीं सकते हैं कि उनको पानी पीने के लिए, मतलब अब पानी पीने के लिए जानवरों को, उनके जानवर पानी पी सकते हैं। मजे की बात ये भी देखिए कि सवर्णों के जानवर उस तालाब में पानी पी सकते हैं, लेकिन दलित या शूद्र लोग उसमें पानी नहीं पी सकते हैं। मतलब आप इसकी कल्पना आज नहीं कर सकते, क्योंकि आज तो ये इस तरह की चीज़ें अगर आप नई पीढ़ी को बताएं तो सोच नहीं सकते हैं कि कितने अमानवीयता में कोई कुरीति कहाँ तक जा सकती है। वो उसी तरह से है जैसे कि हम सती प्रथा थी कि अपने बच्चियों को हम लोग ले जाके, उसका विधवा हो गई बचपन में तो ले जाके हम उसको जला देते हैं अपनी बच्ची को, ये इतनी सती प्रथा जैसी कुप्रथा थी। तो ये अमानवीय प्रथाएं बन जाती है, कुछ लोग उसको ऐसा सख्ती से लागू कर देते हैं कि बहुत से अमानवीय प्रथाएं बन जाती हैं, और उसका समय आता है तो लोग सुधारक आते हैं और उसमें सुधार करते रहते हैं। तो ये कोई अमानवीयता कोई हो जाना कोई विस्मय की बात नहीं है, लेकिन अब समय आया तो उसको लोगों ने उसको अम्बेडकर जैसे लोग आगे आए और उन्होंने उस अमानवीय व्यवहार को ख़त्म करने के लिए आंदोलन चलाया। अब वो देखिए जो डर था वही हुआ, जब उन्होंने पानी पी के लोग सभा पानी पिया लोगों ने, और सभा को अम्बेडकर ने ख़त्म कर दिया कि भाई अब जाइए, अब शांति से हमारा विरोध हो गया और हम लोग अब पानी पिएंगे। लेकिन जैसे ही वो सभा का उन्होंने समापन किया, उसके बाद वो दुष्प्रचार गांव क्षेत्र में हुआ कि अरे ये तो देखिए शूद्र जो है पानी पी लिए तालाब में, अब वो लोग जा रहे हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए, और अब मंदिर को भी उन्होंने अशुद्ध कर दिया, तालाब को अब मंदिर को भी अशुद्ध करने जा रहे हैं। वो प्रचार बड़ी तेजी से हुआ, और प्रचार में ये हुआ कि वहाँ सबड़ लाठी डंडा लेके शूद्रों पे टूट पड़े, और एक तरह से बड़ा अहिंसक वहाँ हमला हुआ, और उसमें बहुत सारे शूद्र उसमें लोगों ने मारा पीटा, उनको भगाया। तो अब वो शूद्रों से कि वो और उसके बाद क्या हुआ कि जब उसके बाद अम्बेडकर को बताया लोगों ने कि देखिए हिंसा क्रांति हुई। अम्बेडकर कहना था देखिए हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम कानून में विश्वास करते हैं, और अगर हम उनसे बात करते हैं और हम हिंसा का जवाब हिंसा, वो चाहते थे दलित की हम भी इनके हिंसक होकर इन लोगों के शूद्र भी हिंसक हो जाए और एक संघर्ष हो, लेकिन अम्बेडकर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम कानून के रास्ते से चल के
अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे। और कानून चूंकि हमको मिला हुआ है और इसीलिए हम यहाँ आए। अगर कानून हमको अधिकार नहीं देता तो हम कानून बदलने की बात करते। यहाँ तो कानून का अधिकार हमें मिला हुआ है, इसीलिए हम कानून के अधिकार से वो हम इस तरह प्रदर्शन करेंगे और हम उनका हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद सवर्णों ने क्या किया कि फिर उस तालाब की शुद्धि की, फिर वहाँ पूजा पाठ करके सवर्णों से उन्होंने तो दलित की ये दलित लोगों आगे इस तालाब का गंदा कर दिया और जाके उन्होंने तालाब का शुद्धिकरण किया। ये सामाजिक, अब आप समझ में आ सकता है आपको कि आज़ादी की जो लड़ाई गांधी जी लड़ रहे थे उससे कम महत्वपूर्ण लड़ाई नहीं थी, क्योंकि आप ये लोग ऐसी समाज की लड़ाई अम्बेडकर लड़ रहे थे जिनको आपने एकदम से समाज में बाहर कर दिया, पानी पीने तक का अधिकार नहीं दे रहे। तो अगर देश में आज़ादी मिल भी जाती और उनको पानी पीने का अधिकार नहीं रहता तो उनका अधिकार उस आज़ादी का क्या मतलब उनके लिए होता, ये सोचने के विचारने का विषय है कि नहीं है, क्या मतलब। इसलिए उन्होंने सामाजिक जो आंदोलन चलाया वो कम महत्वपूर्ण को आप मत आंकिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। तो ये पानी पीने का उन्होंने एक तरह से आंदोलन देश भर में एक फैला, दुनिया भर में इस बात का उस समय महत्व बना कि अधिकारों के लिए अम्बेडकर, शूद्रों के अधिकारों के लिए अम्बेडकर लड़ रहे हैं, उनके उसको एक प्रतिष्ठा भी मिली। उसके बाद देखिए तीसरा आंदोलन 1930 में, 1930 का जो आंदोलन था वो आंदोलन था अम्बेडकर ने एक नासिक में कालाराम मंदिर है, बहुत मशहूर मंदिर है, सब जानते हैं वहाँ कालाराम मंदिर। तो वो किसी को भी मंदिर, उस समय मंदिरों में जैसे पानी पीने का तो नहीं देते तो मंदिर में कहाँ अनुमति मिलेगी। अब ये समझ लीजिए कि शूद्रों की स्थिति थी, जब उनको तालाब से कुओं से पानी पीने की अनुमति नहीं थी तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मंदिरों में उनको प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। तो चूंकि मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन अम्बेडकर ने कहा कि जब हम हिंदू हैं, अगर हम हिंदू हैं तो हिंदुओं को जो देवी देवता हैं मुझे भी उतना ही अधिकार है उन हिंदुओं के देवी देवताओं को पूजने का जितना कि और लोगों को है। कि तो आप कहिए हम हिंदू नहीं है तो मैं उन देवी देवताओं को नहीं पूजूंगा, लेकिन वो हमारे देवता हैं, तो हमारे देवताओं को हमसे आप अलग कैसे कर सकते हैं। ये भी देखिए कितना बड़ा विरोधाभास था। ये हिंदू समाज की इतनी कुरीति थी, ये कुरीति कहिए, ये कैसी कुरीति उन्होंने विकसित कर दी थी कि आप कह रहे हैं, फिर पहले जो बात मैंने कहा कि आप हिंदू हैं लेकिन वो अछूत हैं, आप हिंदू हैं लेकिन आप जो है मंदिर में पूजा नहीं करेंगे। तो ये कौन सा ये अवधारणा और कौन सी व्याख्या थी कि आप अपने भगवान को पूजा नहीं करते। मतलब भगवान के बीच में भी ये आप एक ऐसी कुरीति आ गई थी कि भगवान और उसके भक्तों के बीच में भी एक दीवार खड़ा कर दिया था कि ये लोग भगवान के बीच में नहीं। अरे भाई, भगवान के बीच में दीवार खड़ा करने वाले तुम कौन होते हो। थोड़ी बहुत भी अगर सोच होती तो लोग समझते कि भाई हम कौन होते हैं भगवान के बीच में। खैर ये लेकिन आंदोलन कहा कि नहीं, मेरा ये हम नहीं है कि हम अम्बेडकर कहते थे कि ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे और हम भगवान का अगर दर्शन कर लेंगे तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हमें भी हिंदू होने के नाते अपने भगवान को पूजने का उतना ही अधिकार है जितना कि और लोग। इसी उस अधिकार के लिए, उस हिंदुत्व को साबित करने के लिए, उस भगवान के प्रति अपना आदर साबित करने के लिए, उस अधिकार के लिए हम मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने लोगों को जुटाया और वो नासिक में पहुँचे और अपने लोगों को कहा कि हम लोग दर्शन करेंगे। हजारों लोग को उन्होंने जुटाया और जाके दर्शन करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया और पहुँच गए। जब ये मालूम हुआ उस ज़माने में जो मंदिर के पुजारी थे कि ये लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि ऐसे मामले में पुलिस की व्यवस्था तो हो जाती है, रोक टोक हो जाती है। खैर ये लोग पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये पहुँचे मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो उस मंदिर में 4 दरवाजे थे, तो पुजारियों ने चारों दरवाज़ों को बंद कर दिया। अब जब चारों दरवाजे बंद हो गए तो प्रवेश कैसे हो सकता था। तो अम्बेडकर ने कहा कोई बात नहीं है, चारों दरवाजे बंद हो गए तो हम लोग दरवाज़ों के सामने बैठे रहेंगे और जैसे ही सुबह फिर दोबारा मंदिर का दरवाज़ा खुलेगा, पहले दर्शन करने वाले हम लोग होंगे और जब भगवान का दर्शन करेंगे। अब वहाँ सब मजमा कायम हो गया। मंदिर के चारों तरफ अम्बेडकर और उनके जितने समर्थक थे सब बैठे रहे, रात भर बैठे रहे और सुबह अंत में जब कि फाटक खुलेगा, लेकिन उन्होंने दरवाजे नहीं खोले। अंत में ये समझौता हुआ
कि ठीक है, एक रथ यात्रा निकलती है मंदिर की, मंदिर की जो रथ यात्रा निकलेगी तो वो रथ यात्रा के ये जैसे उसको खींचेंगे पुजारी लोग जो वहाँ पहले से खींचते आ रहे हैं, साथ साथ दलितों को भी मौका दिया जाएगा कि ये लोग भी खींचें, और उसी समय भगवान के मंदिर में तो नहीं जाएंगे, लेकिन यात्रा में, रथ यात्रा में ये लोग दर्शन भगवान का कर सकते हैं। ठीक है भाई, अम्बेडकर मान गए कि हमें भगवान का दर्शन चाहिए, हम नहीं मंदिर में जाते हैं, चलिए भगवान का दर्शन हम रथ यात्रा में करेंगे और रथ को खींचेंगे और उसका दर्शन भी कर लेंगे। अब ये रथ ये तय हुआ और वहाँ के प्रशासन ने ये आपस में समझौता करा दिया कि पहले रथ निकालेंगे वहाँ के पुजारी लोग और उसके बाद रथ को ये दलितों को दे दिया जाएगा, ये रथ को खींच के और अपना दर्शन करेंगे। तो ये समझौता हो गया। अब इस समझौते के बाद क्या हुआ, देखिए, जैसे रथ चला तो जितने पुजारी लोग थे उन रथ को लेके जैसे निकला और थोड़ी देर गए, उसके बाद रथ को तेजी से इनको दे देना चाहिए था दलितों को, उन्होंने नहीं दिया और तेजी से वो रथ को लेके भाग गए। अब ये बेचारे भौचक्के रह गए जितने दलित थे और उन्होंने कहा कि साहब ये तो हम लोगों के साथ धोखा हुआ। अब ये उनको रथ खींचने का नहीं मिला और वो उनका ये कार्यक्रम जब सफल नहीं हुआ, नहीं कर पाए। लेकिन ये देखिए कि हम इस भेदभाव को, अम्बेडकर का जो सोच था ना कि आखिर में हम रथ खींच लेते, कौन सा इसमें हम ही ये एक सोच देखिए कि अम्बेडकर ने एक साधारण सा रास्ता निकाला कि अगर हम इसको रथ खींच लेते तो लोगों को लगता कि हम भी इस रथ को भगवान के इस आयोजन में, इनकी पूजा में हमारी भी उतनी भागीदारी है और जितने औरों की है, तो एक उनको आत्मगौरव महसूस होता और उस हिंदू समाज में उनको अपनी जगह का एक खुशी होती, सम्मान मिलता। लेकिन आपने तो ऐसा किया कि अपने ही समाज में उनको गौरवहीन बना दिया। तो ये लड़ाई अम्बेडकर ने एक 3 आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण लड़ी। तो इस तरह से आप देखिए कि आपके पास अधिकार भी हो लेकिन समाज ऐसा करता है कि आपको अधिकार का उपयोग नहीं करने देता है। आपके पास मानवीय दया, करुणा, सारी भावनाएं हों, लेकिन इस सबको त्याग करके आप बिना सोचे समझे अपने निहित स्वार्थों के लिए आप समाज के दूसरे लोगों को आप उसका उपयोग नहीं करने देते हैं। तो इस तरह से एक दलितों को संदेश दिया उन्होंने कि आपको अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा और संदेश में बार बार कहते थे कि आप शिक्षित हो, आप एक हो और संघर्ष करो तभी अधिकार मिलेंगे, बिना इसके अधिकार नहीं मिलने वाले हैं। ये समझो कि ये लोग समाज में लोग दे देंगे अधिकार, अपने से नहीं होगा। ये अम्बेडकर के आंदोलन से आप अब अगर आप आ जाइए गाँव, बाद में एक बात और मैं कह दूँ यहाँ इसी संदर्भ में कि ये जो अम्बेडकर ने जितनी लड़ाई लड़ी, जब वो भारत के संविधान बनाया गया और कानून मंत्री बने और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, तो इस सारे अधिकार उन्होंने जिन जिन अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया था वो उन्हें मौका मिला तो उन अधिकारों को उन्होंने संविधान में रखा भी कि समानता का अधिकार, कुछ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, पुरुष और महिला के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को पूजा पद्धति में कोई रोक टोक नहीं होगी, सारे लोगों को जीने का अधिकार बराबर का होगा, जिसका सबको मौलिक अधिकार बराबर होगा। ये सारी बातें जो उनका संघर्ष था, उस संघर्ष को जो उन्होंने अमानवीय कुरीतियाँ फैल गई थी देश में, उन सारे अमानवीय कुरीतियों को, बुराइयों को उन्होंने दूर करके एक संविधान में शामिल कराया और ये संविधान में शामिल कराने के बाद आप देखिए कि उसका आज समाज एक नए ढंग का एक समाज का निर्माण हो रहा है। दूसरा बात एक अम्बेडकर ने एक और महत्वपूर्ण की कि देखिए उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरोध नहीं किया, वो बल्कि एक तरह से अंग्रेज सरकार के साथ रह के काम किया। उसका कारण ये था कि वो ये चाहते थे कि ठीक है एक सामाजिक लड़ाई तो एक लड़ाई, लेकिन साथ साथ सत्ता में भागीदारी का भी होना चाहिए, क्योंकि सत्ता में जब भागीदारी हम करेंगे तो हम अपने जो बहुत सारे फैसले हैं हम अपने अनुकूल लेने में सफल होंगे, या बहुत से जो गलत फैसले हो रहे हैं उनको रोकने में सफल होंगे। सत्ता की भागीदारी क्या होता है कि आप अपने अनुकूल भी फैसला ले सकते हैं और जो आपके विपरीत फैसला हो रहा है उसको रोक सकते हैं। मान लिया हम किसी कमेटी में बैठे हैं, मान लिया और उस कमेटी में ये हो रहा है कि सीबी पांडे के खिलाफ या सीबी पांडे के रिश्तेदारों के खिलाफ या सीबी पांडे के अनुयायियों के खिलाफ या सीबी पांडे के गांव वालों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ ये कार्रवाई की जाए, तो अब वो तो मैं अगर उस कमेटी में बैठा हूँ मैं कहूँ क्यों करने का भाई, क्या तो औचित्य है, मैं औचित्य पर सवाल उठाऊंगा
क्या गलती क्या किया है, 10 बातें होंगी, वो कमेटी वाले उसको पारित नहीं कर पाए। ये भागीदारी का ये मतलब होता है कि जब आप भागीदारी प्रशासनिक व्यवस्था में करते हैं तो उसमें आप अपने हितों की रक्षा भी कर लेते हैं। हितों की रक्षा, अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप हितों की रक्षा का मतलब अगर आपके हित को कोई छीन रहा है उसको आप रोक सकते हैं। दूसरा, जो आपके साथ जातियाँ हो अगर ना हो, इसको भी आप सुरक्षित कर सकते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि ये भागीदारी होना चाहिए। और भागीदारी उस समय उनका ये कहना था, अम्बेडकर का, कि हमें अभी कहीं बिल्कुल न शिक्षा में हमारा हम हैं, शिक्षा वंचित ही था। शूद्रों को जब मंदिर नहीं जाने देते थे, पानी नहीं पीने देते थे, तो आप ये समझिए कि उनको बराबरी का शिक्षा वो कौन देता उनको, शिक्षा से बहिष्कृत किया गया था उनको। शिक्षा में उन्होंने भागीदारी मांगी, प्रशासन में भागीदारी मांगी, और विधानसभाओं में, उसमें विधानसभाएं थी, विधानसभाओं में उन्होंने भागीदारी मांगी कि हमें इसमें ये, इसके लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था भी का वकालत किया। हालांकि आरक्षण की व्यवस्था शुरू चल चुका था। इस देश में आरक्षण की सबसे पहली व्यवस्था साहू जी महाराज ने शुरू दिया था 1902 में। कर्नाटक राज्य में वो उनका राज्य था, वहाँ उन्होंने दलितों के लिए 50% आरक्षण दिया था कि इनको दिया जाए। तो आरक्षण के माध्यम से भागीदारी शुरू हो चुकी थी। तो इन्होंने भी आरक्षण की कहा कि इनको आरक्षण दे के, कमजोर लोग हैं, इनको आरक्षण दे के हम भागीदारी कराएंगे तो इनके हितों की बेहतर ढंग से रक्षा हो सकेगी। तो ये भी उन्होंने अंग्रेजों से कोशिश किया। उन्हें 1935 में उन्होंने एक मांग की कि आप दलितों के लिए अलग से केवल दलित के प्रतिनिधि अलग, आप दलितों में से एक प्रतिनिधि चुन के लोकसभा में जाएगा, ऐसा कानून बनना चाहिए। 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने वाली थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें अलग से चुन के जाना चाहिए। आप जानते हैं पूना पैक्ट हुआ, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ। गांधी जी ने कहा भाई इससे तो बिल्कुल हिंदू समाज से कट जाएंगे लोग दलित, और मैं नहीं चाहता कि हिंदू समाज से हित कटें। और ये गांधी जी ने भी कहा कि हिंदू समाज ने जो उनके साथ जातियाँ की है, उस जातियों के लिए हम आंदोलन चलाएंगे और दूर करेंगे। तो ये गांधी जी के कहने पर और अम्बेडकर के बीच में ये बात तय हुई। और अम्बेडकर भी कोई एक मतलब ये कल्पना ये करें कि अम्बेडकर कोई राष्ट्र विरोधी नहीं थे, ये इसलिए कि अंग्रेजों के साथ थे, तो ये कोई राष्ट्र विरोधी नहीं थे। बल्कि अम्बेडकर के बहुत सारी किताब, इतिहास आप पढ़ेंगे तो बहुत लंबा विषय है कि उन्होंने देश के कितनी बुराइयों, कुरीतियों और कितने समाज सुधार और कितने महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ साथ मजदूरों के लिए और बहुत सारे हिंदुओं के कोड बिल के में जो प्रावधान डाले, बहुत सारे सुधारात्मक कदम उठाए उन्होंने। और वो बहुत बड़ी योगदान उन्होंने समाज के निर्माण में, समाज को बेहतर बनाने में किया। तो उन्होंने इसको, गांधी जी की बात मानी। और आज देखिए जो आरक्षण का जो व्यवस्था चल रही है कि हर कांस्टिट्यूंसी रिजर्व है जिसमें कि दलित का प्रतिनिधि चुना जाता है, लेकिन सब लोग उसको वोट देते हैं। उसमें ऐसा नहीं केवल दलित के लोग ही वोट देते हैं। तो ये व्यवस्था बनी। तो अंबेडकर ने इस तरह से देश में एक सामाजिक क्रांति किया, और उस क्रांति से ये बहुत सारे बदलाव हुए। और उन बदलावों का परिणाम देखिए, आज एक नया समाज का निर्माण जो कि भारतीय संविधान ने दे रखा है, समता का, बराबरी का, जीने का अधिकार, जैसे मैंने बताया कि यह संविधान का एक नया समाज का निर्माण हो रहा है। लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि अम्बेडकर ने, कि ये मत समझिए कि आपको अधिकार मिल जाएगा तो चीज़ें लागू हो जाएंगी। अधिकार मिलने पर भी आपको अपने अधिकारों के लिए लागू कराने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो आज उसी बात में मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप गांव के मिल गया, गांव को सारे अधिकार 28 विभाग, गांव को पंचायतों को मिल गया 28 विभाग चलाइए, अपना 29 विभाग चलाइए, सब लोग को मिला कि अपने ढंग से गांव को विकास करिए, अपने ढंग से गांव की व्यवस्था चलाइए। लेकिन खाली अधिकार मिलने से नहीं होगा, आपको उस अधिकारों को लागू करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। शिक्षा, जैसे अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा ग्रहण करो, एक हो और संघर्ष करो। ये बहुत अच्छा आंदोलन है, उन्होंने ये तरीका बताया। तो आप जानिए कि क्या अधिकार मिले हुए हैं, अब ये जानिए, सबको एक करिए कि भाई इतने हमको अधिकार है, हमें एक होना है, और एक होकर हमको संघर्ष करके इन सारे अधिकारों को प्राप्त करके गांव का आपको विकास करना है। तो ये अगर आप इस अम्बेडकर के इस संदेश को अगर अपना लें तो मैं समझता हूँ कि कितना बड़ा, कितनी जल्दी से आप गांव के सरकार को अपने यहाँ गांव में स्थापित कर देंगे। तो अब आप समझ लिया आपने अम्बेडकर के संघर्ष को, और ये भी समझ लीजिए कि साधारण से साधारण आदमी भी अगर संकल्प ले ले तो बड़ा से बड़ा काम कर सकता है।
आप अपने गांव में संकल्प लेंगे तो बहुत बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। अब मैंने गांव बलियों के बारे में मैं आता हूँ। पिछले मैंने तमाम गांव बली लोगों के लिए कहा था कि गांव बली देंगे। मुझे खुशी है कि बहुत सारे गांव बली बने। अभी तक 25 लोग गांव बली पिछले हफ्ते बने थे, लेकिन थोड़ा अफसोस है मुझे कि पिछले हफ्ते में एकदम से 25 गांव बली बने, 25 और इस हफ्ते में सिर्फ 2 गांव बली बने। तो हम ये तो 2 बातें हो सकती कि तो हमारी बात को आपको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात है कि आपको गांव को अपना सरकार बनाने में कोई रुचि नहीं है। आप उसी तरह से उसी जो नेता हैं, उनकी पार्टी हैं, उन्हीं के पीछे पीछे घूम के वही गुलामी, वही दलाली, वही अपना 2-4 पैसे का जुगाड़, अगर इसी में लगे हैं और अपने गौरव से और अपने सम्मान से नहीं जीना चाहते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप अपने गांव में मान सम्मान, इज्जत से, प्रतिष्ठा से जीना चाहते हैं और अपनी एक प्रशासन, आपको मैं यही कह रहा हूँ ना कि उस प्रशासनिक व्यवस्था में जैसे दलितों को उन्होंने दिलाया अधिकार अम्बेडकर ने, अगर आप गांव व्यवस्था खुद चलाएंगे तो कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं आप पूरे देश में। ये गांव का ही बदलाव नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि गांव को तो स्वर्ग बनाएंगे ही, आप गांव के साथ साथ ही देश में सोने की चिड़िया फिर बना सकते हैं। बार बार सोने की चिड़िया लोग जो कहते हैं वो बना सकते हैं आप। तो अपना तो आपका सम्मान बढ़ेगा, गांव का सम्मान बढ़ेगा और देश का सम्मान बढ़ेगा। तो अगर आपको गांव बली बनिए और अपने छोटे से गांव में इस व्यवस्था को चलाइए। देखिएगा, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये बदलेगा, क्योंकि बिना हमको गांव को बदले हुए ये आप समझिए देश बदल सकता है, ये असंभव है। हाँ जरूर होगा, देश में कुछ लोग बहुत धनी हो जाएंगे, बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी पड़ेंगे, लेकिन इस 1.25 अरब की जो 70% देश में गांव में रहते हैं उनकी हालत नहीं बदल सकती है जब तक कि गांव सरकार नहीं बदलेगी। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि अभी किसी भी गांव वाले ने खिस्त देखिए, पूरे इतना दिन हो गया पिछले कार्यक्रम के बाद, सिर्फ बेचू यादव ने अपने गांव में धारा 15 के प्रतिलिपियाँ जला के उन्होंने हमको वीडियो भेजा। किसी ने अभी तक वीडियो नहीं भेजा। तो ये उदासीनता आपको दिखा रही है, लेकिन ठीक है, हमारा प्रयत्न करना, कोशिश है आपको जगाने की कोशिश करना है। और ये तो आंदोलन अब चल चुका है, ये आंदोलन चलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। क्यों कि जब देखिए एक कहावत है कि जो कोई विचारधारा जब परिपक्व हो जाती है तो उसको कोई समाज, कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये गांव की सरकार की विचारधारा एक परिपक्व विचारधारा हो चुकी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप जुड़ना हो तो जुड़िए, न जुड़ना हो तो आप मत जुड़िए, लेकिन ये अब विचारधारा को कोई रोक नहीं सकता है। ये आगे बढ़ेगी, गांव सरकार बन के रहेगी, चाहे आज बने, 2 साल बाद बने, 4 साल बाद बने, गांव सरकारी। और गांव, ये विचारधारा ऐसी विचारधारा है कि गांव सरकार के बन के ही गांव का गौरव प्राप्त हो सकता है, गांव के लोगों की जिंदगी में गौरव आएगा, उनके साधन बढ़ेंगे, उनकी सुविधा बढ़ेगी, उनमें संपन्नता आएगी। तो इसलिए विचारधारा कोई रोक नहीं सकता। तो आप जितना से जल्दी इस विचारधारा को स्वीकार करके इसमें प्रयत्न करेंगे तो उतना ही जल्दी बेहतर होगा। मैं यही एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि गांव बली बन के और इस आंदोलन को शुरू करिए। और मैं बार बार बताता रहूँगा कि किस, और अगली बार फिर बताऊँगा कि किसी महापुरुष के बारे में कि उन्होंने कैसे आंदोलन किया, और उनके आंदोलन से प्रेरणा लेके आप अपने गांव में अपने आंदोलन को चलाइए। धन्यवाद साथियों।